हेलो एवरीवन। तो अभी जो आपका कुछ सिलेबस वगैरह रिड्यूस हो गया है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो इसमें देखो कि ये आपका कंप्लीट सिलेबस है ना, आप देख पा रहे हो। इसमें जो पर्टिकुलर चैप्टर रिड्यूस हुआ है उसके बारे में बस एक बार देख लो आपकी कौन कौन सा चैप्टर हट गया आपके लिए, है ना। लेकिन हम उसको पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं पढ़ेंगे, है ना। लेकिन उसमें हम उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, है ना। लेकिन जितने भी बेसिक क्वेश्चन है कम से कम वो हमें आना चाहिए, क्योंकि उसका यूज आगे कहीं ना कहीं होगा ही, ठीक ना। तो एक बार देख लो कि कौन कौन सा चैप्टर हट गया आपका। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी तक, इसमें से आपका ये एक्सरसाइज ये 1.4 सेक्शन जो है ना, ये वाला और ये सेक्शन सिलेबस से हट चुका है, ठीक है। तो इसका आप ध्यान देना, है ना। लेकिन इसमें से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस हमें करना ही है, क्योंकि उसका आगे यूज होगा। तो ऐसा नहीं कि इसको कंप्लीटली छोड़ देना है, ठीक है। तो ये दो पार्ट इस एक्सरसाइज से आपका बोर्ड के एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस नहीं आएगा, लेकिन इसका यूज आगे हो जाता है, ठीक है। सेकेंड चैप्टर जो हम लोग इनवर्स वाला पढ़ेंगे, इनवर्स वाले पार्ट में जो ग्राफ वाला पार्ट है, ठीक है, इसमें कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो ग्राफ ऑफ इनवर्स वाला पार्ट है ना, इस ग्राफ ऑफ इनवर्स वाला पार्ट का सेक्शन जो है वो आपका हट गया, यानी ग्राफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन वो भी हम लोग देखेंगे कि इनवर्स फंक्शन का ग्राफ वगैरह कैसा होता है। एक आइडिया हमारे पास रहना चाहिए कि ग्राफ वगैरह कैसे वर्क करता है और क्या होता है, ठीक है। लेकिन उससे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस वगैरह कुछ ऐसा करके नहीं आएगा, ठीक है। थर्ड वाले सेक्शन में जो आपका मैट्रिक्स वाला पार्ट है, मैट्रिक्स वाले पार्ट में आप देखोगे तो आपका ये 3.7 और 3.8 वाला पार्ट आपका हट चुका है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम उसके बेसिस पे कुछ बेसिक्स क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको आइडिया मिले कि किस तरीके से इनवर्स वगैरह कैलकुलेट होता है, ठीक ना, क्योंकि उसका आगे यूज पड़ता है हमें। साथ ही इस डिटर्मिनेंट वाले पार्ट में आते हैं। डिटर्मिनेंट वाले पार्ट में बेसिकली जो ये 4.7 वाला सेक्शन है, ठीक है, इसमें ये वाला सेक्शन आपका हट चुका है। इस पर्टिकुलर सेक्शन से आपके पास कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं आता है, नहीं आएगा अब, है ना, पहले आता था। तो ये 4 चैप्टर है जो हमारा बाकी है अभी करने के लिए। तो उन सारे सेक्शन पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे अभी बाकी सेक्शन में। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इस कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वाले पार्ट में जो आपका लास्ट वाला सेक्शन है, ठीक ना, ये मीन वैल्यू थ्योरम वाला, ठीक है। तो ये सेक्शन को हटा दिया गया है, जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हो क्वेश्चन, है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए समझने में, जहाँ पे उसका यूज था उसको हमने देखा था। लेकिन ये पर्टिकुलर सेक्शन आपका हट चुका है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपका ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन हट चुका है, ठीक है। और इसी में आपका ये अप्रोक्सीमेशन और मैक्सिमा मिनिमा है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, ठीक है, इस वाले चैप्टर में जो आपका ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस आते हैं, है ना, इसमें जो ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस है मैक्सिमा और मिनिमा के, वो वाला पार्ट आपका हट चुका है, ठीक है। तो आपने उस टाइम पे बहुत सारे ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स किए होंगे, है ना। तो वो ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस इस वाले पार्ट से हट चुका है। लेकिन मैक्सिमा मिनिमा कैसे कैलकुलेट करना, वो सारा पार्ट आपको क्लियर है और वो पार्ट आएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट में था, जो कि आपका लास्ट 2 चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सेकेंड सेक्शन में इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में आपका बाकी सारा पार्ट है। बस जो डेफिनिट इंटीग्रेशन हमने किया था, है ना, डेफिनिट इंटीग्रेशन में जो लिमिट एज ए सम किया था, कहीं पे आपने एक लिमिट एज ए सम निकाला था, याद होगा आपको, है ना। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट एज ए सम वाला पार्ट ये हट चुका है ना, जिसमें हमने लिमिट के थ्रू इंटीग्रेशन सॉल्व किया था, याद होगा आपको, है ना। तो वो वाला पार्ट आपका बेसिकली नहीं है, बाकी और सारा इंटीग्रेशन में सारा पार्ट आपका कवर है,
ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आपका जो एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व है ना, ये 8.3 वाला सेक्शन, ये 8.3 वाला सेक्शन आपका हट चुका है, ठीक है। लेकिन आप वो भी कर चुके हो ऑलरेडी, है ना, तो उसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जो हट गया तो कोई ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम होगा आपको, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि कैसे उसको करना है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो कि आपका ये पार्ट और ये सिलेबस भी आपका कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। इस वाले पार्ट में जो हमने होमोजीनियस वाला पढ़ा था कहीं पे, है ना, याद होगा आपको, इस सेक्शन में कहीं पे होमोजीनियस आया था। तो होमोजीनियस वाले पार्ट का जो क्वेश्चन था, उस टाइप का क्वेश्चन आपके पास अब नहीं होगा, जहां पे हम y = vx पुट करके क्वेश्चन सॉल्व करते थे, है ना। तो होमोजीनियस वाला सेक्शन आपके पास नहीं होगा। और साथ ही साथ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, फर्स्ट डिग्री, और ये 9.5 वाला पार्ट जो है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट आपका ये हट चुका है ना। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको, है ना, काफ़ी वैसे भी इजी था, आपने देख रखा है कि कैसे सॉल्यूशन वगैरह निकलता है, ठीक है। वेक्टर्स में आपका कोई भी पार्ट नहीं हटा है ना, वेक्टर्स आपका कंप्लीटली है जितना पार्ट उसमें है। वेक्टर्स का ही जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, एप्लीकेशन में जो ये 3D वाला पार्ट है ना, 3D ज्योमेट्री वेक्टर का ही एप्लीकेशन वाला पार्ट है, जो हम लोग आगे करेंगे इसको। तो इस वाले सेक्शन में आपका ये लास्ट 2 सेक्शन आपका हट चुका है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन एंड एंगल बिटवीन अ लाइन एंड प्लेन, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इसको देख लेंगे, इजी पार्ट है, आप समझ जाओगे, क्योंकि आप इतना कुछ पढ़ चुके हो, तो ये 2 पार्ट हटाने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग करेंगे ही, ऐसा नहीं हो कि क्वेश्चन आए तो हमसे नहीं होगा, क्वेश्चन होगा आपसे, ठीक है। तो उस वाले पार्ट का हम लोग एक बार फिर से देख लेंगे कैसे सॉल्व होता है। बस एग्जाम में आपको क्वेश्चन उस टाइप का नहीं आएगा, लेकिन वो हेल्प करता है आपको क्वेश्चन को समझने में, ठीक है। तो उन सारे पार्ट्स को थोड़ा सा ध्यान रखना है। लीनियर प्रोग्रामिंग छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, ज़्यादा पार्ट नहीं है इसमें जब आप पढ़ोगे तो आपको याद आएगा। इसमें अनबाउंडेड टाइप का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो जब ये पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा बाउंडेड और अनबाउंडेड क्या होता है ना। तो अनबाउंडेड रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपका इसमें नहीं आएगा, सिर्फ बाउंडेड वाला पार्ट ही आएगा जो कि इजी है। लेकिन हम लोग अनबाउंडेड सेक्शन भी देखेंगे कि कैसे अनबाउंडेड सेक्शन में क्वेश्चन फॉर्म होता है और कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। एक बार आपका कंप्लीट रिवीजन होना चाहिए, बाकी एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो तो आप कर ही पाओगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट है, इसमें आपका लास्ट में आपका यहाँ पे मीन एंड वेरिएंस निकालना होता है, ठीक है। ये जो रैंडम वेरिएबल है, यहाँ जो आप देख रहे हो रैंडम वेरिएबल, तो रैंडम वेरिएबल है आपके पास, ऐसा नहीं कि वो नहीं है, लेकिन इसका मीन एंड वेरिएंस ये निकालने वाला पार्ट आपके पास नहीं आएगा। मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। बाकी आपको लिस्ट में सब कुछ दिया गया। और साथ ही साथ ये बर्नौली वाला ट्रायल्स जो है, बर्नौली ट्रायल्स आपके सिलेबस में अब नहीं रहा है ना, एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस, ये कुछ पार्ट हैं जो रिमूव कर दिया गया है ना, क्योंकि सिलेबस वगैरह काफ़ी ज़्यादा और टाइम कम बचा है। तो आई होप कि आपका जो एग्ज़ाम है वो उसी टाइम पे शेड्यूल होगा जहाँ पे पहले होता था, है ना। लेकिन बस ये सब पार्ट, कुछ पार्ट आपका उसमें से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी जो हमारा ये वाला सेक्शन है, अभी हम लोग जो आपका सेक्शन एक्चुअली में हट चुका है, ठीक ना। ये फर्स्ट वाले चैप्टर का जो हम लोग अभी कर रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन आपका हट चुका है। बाइनरी ऑपरेशन से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम इसको कुछ पार्ट देखेंगे, क्योंकि वो आपका मैट्रिसेस में यूज होगा, ठीक है। तो उस मैट्रिक्स को समझने के बेसिस पे, है ना, हम इसका कुछ पार्ट्स करेंगे। सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा इस चैप्टर से, है ना। ये वाला सेक्शन तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, कंपोजिट फंक्शन वाला, है ना। तो इस सेक्शन के अलावा बाइनरी वाले ऑपरेशन में मैं कुछ क्वेश्चंस मार्क करा दूंगा, बस वो क्वेश्चन एक बार देख लेना, ठीक है। तो उन क्वेश्चन के बेसिस पे आपको आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअली में इसमें क्वेश्चन कैसा फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसका एक पार्ट अभी बचा हुआ, छोटा सा पार्ट है, एक पार्ट हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं, बाकी सारा क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने सेक्शन पे जो हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो एक्सरसाइज डाउट है आपका एक्सरसाइज 1.3 का 6 में, ठीक है। तो 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 का सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि शो दैट दिस फंक्शन इज 1 तो प्रूफ करना इजी है, आप लोगों ने आई होप कि कर लिया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो एफ एक्स हमारा जो डिफाइन किया गया है -1 to 1 से लेके r तक डिफाइन किया गया है, ठीक है। और एफ एक्स हमें डिफाइन किया हुआ है x/x+2, क्लियर है। और ये बोल रहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। तो आपको ये पता है कि इसका जो ये फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन 1 जब आप प्रूव करोगे तो x1 = x2 आपका आ जाएगा, है कि नहीं। ये आपने आई होप कि कर लिया होगा। तो यहां से आप इसका 1 प्रूफ कर सकते हो। लेकिन आपको ये चीज पता है कि हमें इसको अगर इनवर्स निकालना है तो इनवर्स के लिए हमें इसका क्या होना चाहिए, ऑन टू वाला पार्ट भी पता होना चाहिए, है ना। ऑन टू वाला पार्ट भी इसका होना चाहिए। एग्जाम फेब में शायद नहीं होगा, लेकिन मार्च अप्रैल के आसपास आपका हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन उतना ज़्यादा भी डिले नहीं होगा कि आपका आगे का सेशन डिले हो। तो इसलिए वो सिलेबस रिड्यूस किया गया ताकि वो सब टाइम पे खत्म हो सके, है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली फेब में नहीं होना चाहिए, फेब मार्च में शायद होगा आपका एग्जाम। तो ऑन टू वाले पार्ट में देखो, ऑन टू वाले पार्ट में बोल रहा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम -1 to a to रेंज f, ठीक है। तो आपको याद है कि हमें जब इस फंक्शन को डिफाइन करना होगा, है ना, तो हम जब a to b डिफाइन करते हैं तो आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि जब आप ऑन टू डिफाइन करोगे तो जो सेकेंड सेट है आपका, ये सेकेंड सेट एक्चुअली में क्या होना चाहिए था, आपका रेंज ऑफ फंक्शन ही होना चाहिए था, है ना। रेंज ऑफ फंक्शन से क्या होगा कि आपका ऑन टू वाला पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले फंक्शन का जो रेंज है वो बोल रहा है कि उसी रेंज में हमें क्या करना है, इसका इनवर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जब आप इसका इनवर्स कैलकुलेट करोगे तो आपका फंक्शन कहां से डिफाइन होगा, b to a डिफाइन होगा, है ना। और यहां पे b क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ f से लेके -1 to 1 तक, है ना। तो बस सिंपल वही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। y = x/x+2 है ना। बस x एज ए टर्म ऑफ y लिखो और जो फंक्शन आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। हिंट में भी आपको शायद उसने दे रखा है, देखो कैसे करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, xy + 2y = x, और x को इस तरफ लेके चले जाओ तो ये 2y = क्या हो जाएगा, x × 1 - y, और x को हम क्या लिख सकते हैं, 2y/1 - x, है ना। और यहां से आप f इनवर्स लिख पाओगे, तो f इनवर्स क्या हो जाएगा, 2x/1 - x, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है ये इसी रेंज के लिए डिफाइन किया गया है। उसने आपसे रेंज फाइंड करने के लिए नहीं बोला है, तो आप देख लेना कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। क्लियर है, अब समझ में आ गया, है ना, इजी है। तो ये बस इनवर्स निकालने के लिए बोला था। रेंज में बस ये रेंज ऑफ फंक्शन से, यही जो मैंने आपको बताया था कि फंक्शन अगर a से b हो तो हम सेकंड वाले सेट को उस फंक्शन का रेंज ही ले लेते हैं, ताकि ऑन टू वाला पार्ट हमारा क्या हो जाता है, उसमें डिफाइन हो जाता है, ठीक है। तो जब भी आपको ऑन टू डिफाइन करना होगा तो ट्राई करो कि जो सेकेंड वाला सेट है वो सेकेंड वाला सेट जो फंक्शन गिवन है उस फंक्शन का रेंज ही होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.4 में, ठीक है। 1.4 में आते हैं। 1.4 में देखो इसमें आपको ये बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन है ना। तो बाइनरी ऑपरेशन में आपको बताया था कि फंक्शन किस तरीके से डिफाइन होता है, उस पे हमें डिपेंड करता है कि फंक्शन हमारा कैसे होगा, ठीक है। तो देखो यहां पे जो हमारा 1.4 का 1 का 5, ठीक है, 1 का 5 देखो, तो जो हमारा स्टार ऑपरेशन डिफाइन है वो किस तरीके से डिफाइन है, 1.4 का 1 का पॉइंट देखो, तो स्टार हमें डिफाइन है a* b = a के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। और हमें ये चेक करना है कि क्या ये गिवन ऑपरेशन
बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, ठीक ना, ये गिवन ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, बस हमें इस पार्ट को चेक करके बताना है उसका। तो देखो आप इसमें बाइनरी ऑपरेशन के लिए हमें क्या चेक करना पड़ता है, बाइनरी ऑपरेशन के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो आपका फंक्शन है ना, जो आपका स्टार ऑपरेशन डिफाइन किया गया है, स्टार ऑपरेशन क्या होना चाहिए, एक फंक्शन होना चाहिए, है ना। और जो हमारा सेट है, सेट कहां पे डिफाइन है, देखो तो पहले हमें सेट पता होना चाहिए, सेट हमारा z प्लस में डिफाइन है। तो जो आपका स्टार ऑपरेशन है वो z प्लस टू z प्लस क्रॉस z प्लस, है ना, z प्लस क्रॉस z प्लस टू z स्टार, सॉरी z स्टार है या z प्लस है, z प्लस है, ठीक है, देखो z प्लस है। तो यानी हम क्या करेंगे, z प्लस से दो एलिमेंट चूज करेंगे, f इनवर्स x कैसे लिखते हैं, ठीक है। देखो f इनवर्स x कैसे लिखते हैं, जनरली क्या होता है, आपको बताया था कि जो हम फंक्शन आप लिखते हो, फंक्शन किसके टर्म में लिखते हो, x के टर्म में ही हमेशा लिखते हैं हम, है ना, क्योंकि हमें एक्स वाई प्लेन पे ग्राफ को प्लॉट करके बताना होता है कि नहीं। तो एक्स वाई प्लेन में जब आप डिनोट करते हो तो आप क्या लिखते हो, y इक्वल टू एफ एक्स लिखते हो, यानी आपको x की वैल्यू पुट करके y कैलकुलेट करना होता है, क्लियर है ना। तो हमें x को वैल्यू पुट करके y की वैल्यू पुट करना पड़ता है। यहां पे जो हमारा एफ एक्स डिफाइन है वो x अपॉन एक्स प्लस टू के फॉर्मेट का डिफाइन है, यानी अगर कोई हमें f ऑफ टू निकालने के लिए बोलता है तो हम इस फंक्शन में x की जगह पे जहां जहां x है वहां टू पुट करेंगे, समझ में आया, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। लेकिन जब हम इनवर्स डिफाइन करते हैं तो इनवर्स में क्या होता है कि जो हमारा y एक्सिस है वो x एक्सिस बन जाता है और जो x एक्सिस है वो हमारा y एक्सिस बन जाता है ना, यानी दोनों एक्सिस आपस में इंटरचेंज हो जाता है कि नहीं। तो जब वो आपस में इंटरचेंज होता है तो वहां पे हमारा फंक्शन एक्चुअली में होना इसी फॉर्मेट का चाहिए, है ना। अगर हमें f इनवर्स भी कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा तो हम उसको भी एक्स वाई प्लेन में ही प्लॉट करेंगे, लेकिन ओरिजिनल जो फंक्शन था, ओरिजिनल फंक्शन ये एक्स वाई प्लेन में था तो उसका x ये था, ठीक है। लेकिन जब आप f इनवर्स को प्लॉट करोगे तो आप यहां से वैल्यू पुट करोगे तो आपको x मिलेगा, है ना। तो हम इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट करके, ठीक है, इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट करके फिर से एक्स वाई प्लेन में ही पुट करते हैं, ठीक है। यहां पे देखो x एज x इक्वल टू टू वाई अपॉन, यहां पे देखो x इक्वल टू टू वाई अपॉन वन माइनस वाई आया है ना। तो यहां पे आपको एक्चुअली में करना क्या पड़ेगा, y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी तो आपको x मिलेगा, है कि नहीं। यहां पे देखो पहले वाले में हम x पुट करते थे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग y मिलता था, लेकिन f इनवर्स वाले फंक्शन में क्या हो गया, आपका y की वैल्यू आप पुट करोगे तो आपको x मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब हम इसको अपने अकॉर्डिंग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो हम इसको फिर से एक्स वाई एक्सिस पे ही प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे वैल्यू तो एक्चुअली में y का पुट हो रहा है ना। तो यहां पे जो हमारा फंक्शन डिफाइन था वो फंक्शन a से b डिफाइन था, ठीक है। तो ये a वाला फंक्शन x एक्सिस को बिलोंग करता था और ये b वाला फंक्शन y एक्सिस को, याद है। जब हम f इनवर्स डिफाइन करते हैं तो f इनवर्स में हम अपने सेट को ही इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। अब देखो जो पहला वाला होता है वो किसको बिलोंग करता है, x को, और दूसरा वाला y को, है ना। तो लेकिन अगर आप इस वाले फंक्शन से कंपेयर करोगे तो जो b वाला पार्ट था वो एक्चुअली में y था, है ना, और a वाला पार्ट वो x एक्सिस को डिनोट कर रहा था। लेकिन जब हम इसको डिनोट करते हैं तो हम अपने सेट को ही इंटरचेंज कर देते हैं, क्योंकि हमने हमेशा सेट को हमें फंक्शन को हमेशा इसी फॉर्मेट में पढ़ा है a टू b, है ना। हम इस तरफ से इस तरफ जाने वाला फंक्शन हम लोगों ने देखा हुआ है ना। इस तरफ से इस तरफ वाला फंक्शन हम लोग जनरली नहीं लिखते हैं, है ना। लेकिन अगर फंक्शन डिफाइन अगर होता है तो भी हम इसको, अगर कोई b से a डिफाइन करेगा तो हम b को पहले लिखेंगे और a को बाद में लिखेंगे, है ना, बस डिफरेंस वही है, क्लियर है ना। तो इसलिए इस वाले फंक्शन को जब हम डिफाइन करते हैं तो b को हम पहले बना देते हैं और b को फिर हम x एक्सिस पे ही प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो हमें y की वैल्यू पुट करनी थी, एक्चुअली में हमें फिर से y को क्या करना पड़ता है, x में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जहां जहां पे हमारा y था उसको मैंने x से रिप्लेस कर दिया और लेफ्ट हैंड साइड को मैंने कंप्लीटली f इनवर्स y एक अलग फंक्शन एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो ओरिजिनल आप जो फंक्शन ये पुट करोगे ये भी हमारा y हो गया,
है ना। लेकिन ये y जो हमारा डिफाइन होगा वो b से a में डिफाइन होगा, है ना। और b से a में डिफाइन होने से फायदा क्या हो गया कि अभी भी हम इसको x एक्सिस पे ही, पहले वाले सेट को x एक्सिस पे ही प्लॉट करेंगे और सेकंड वाले को y एक्सिस पे ही प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ आपको देखने में उसी टाइप का लगेगा जैसा आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। अगर आप इंटरचेंज कर दोगे और सेट को चेंज नहीं करोगे तो ग्राफ आपको थोड़ा सा उल्टे टाइप का दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। तो उस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर से अपने ओरिजिनल वाले पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, है ना। तो जब भी आपको इस टाइप से फंक्शन रहे तो इसको आप फिर से अपने एक्स वाई में कन्वर्ट कर लो। y को x से रिप्लेस करके राइट हैंड साइड में जितने भी y है सबको x से रिप्लेस कर दो और लेफ्ट हैंड साइड को f इनवर्स से हम अलग फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं। क्लियर है अब, क्लियर है अब, ठीक है। तो अब हम आते हैं इस वाले पार्ट पे, बाइनरी ऑपरेशन पे। तो हमारा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ है z प्लस से लेके ऑन z प्लस में। तो हमारा जो स्टार डिफाइन होगा वो किस तरीके से डिफाइन होगा, इस तरीके से होगा, है ना। आपको याद है कि जब भी हम स्टार डिफाइन करते हैं तो क्या करते हैं, a क्रॉस a टू a डिफाइन करते हैं, है ना। तो यहां पे हमारा a जो सेट है वो z प्लस दिया हुआ है। z प्लस का मतलब क्या हो गया, z का मतलब क्या होता है, ऑल इंटीजर, ठीक है। z प्लस का मतलब क्या होता है, ऑल इंटीजर। और z प्लस का मतलब क्या हो गया, ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो प्लस का मतलब साइन है कि सिर्फ प्लस वाला इंटीजर आपको लेना है, यानी। और अगर आप इसको एलिमेंट को देखने का ट्राई करोगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 इस टाइप से। और अगर आप इसको दूसरे तरीके से सोचोगे तो z प्लस एक्चुअली में आपका क्या बन जाएगा, नेचुरल नंबर ही बन जाएगा, है ना। तो z प्लस आप ले लोगे तो वो क्या बन गया, आपका नेचुरल नंबर बन गया, ठीक है। तो हमारा ये इस टाइप का फंक्शन है। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर आप कोई भी दो एलिमेंट चूज करोगे z प्लस से, ठीक है। तो z प्लस से चूज करोगे तो आपको ये एक एलिमेंट a ही मिल रहा है, ठीक है। तो कोई सा भी दो एलिमेंट चूज कर लो। तो a स्टार b की वैल्यू इसने किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, a से ही डिफाइन किया हुआ है। और ये a एक्चुअली में किसको बिलोंग कर रहा है, फिर से z प्लस को ही बिलोंग कर रहा है। कैसे पता चला z प्लस को ही बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हमने a तो ऑलरेडी z प्लस से ही चूज किया था ना, है ना। तो इस वाले ऑपरेशन में a और b आप कुछ भी पुट करोगे हमेशा आपको क्या मिलेगा, देखो एक ऐसा नंबर मिलेगा जो z प्लस में ही लाई करेगा, है ना। तो इसलिए ये फंक्शन के ये जो स्टार है वो स्टार क्या है, स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, है ना। क्या बोल पाओगे आप, स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि हर एक दो एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक एलिमेंट z प्लस में ही फिर से मिलेगा, है ना। तो इसलिए ये क्या, बाइनरी ऑपरेशन इज अ, और स्टार इज अ फंक्शन, है ना। स्टार फंक्शन है कि नहीं। स्टार हमेशा क्या आपका फंक्शन है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्चुअली में ये कौन सा फंक्शन होगा, एक मेनी वन फंक्शन होगा, है ना। क्योंकि आप इस तरफ कुछ भी वैल्यू पुट करोगे इस तरफ आपका हमेशा एलिमेंट क्या मिलेगा, a ही मिलेगा। जैसे आपका ये एलिमेंट अगर आपका z प्लस क्रॉस z प्लस है और इस तरफ z है ना, तो इस तरफ आप कोई भी दो एलिमेंट लोगे, दोनों एलिमेंट का रिलेशन किसके साथ मिलेगा, a के साथ ही मिलेगा, है ना। कोई सा भी दो एलिमेंट लोगे तो ये क्या बनेगा, एक्चुअली में मेनी वन टाइप का फंक्शन होगा। लेकिन फंक्शन है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम ऑपरेशन बोलेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव चेक करना है, ठीक है। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में देखो क्वेश्चन नंबर 2 का 4 वाला पार्ट देखो, हमें z प्लस में एक ऑपरेशन डिफाइन है। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 में देखो यहां पे जो हमारा स्टार ऑपरेशन डिफाइन है 2a टू द पावर b के फॉर्मेट का है, ठीक है। अब देखो जैसे आपने थर्ड वाला किया है सेम उसी टाइप का यहां पे, ठीक है। हमें इसमें पहले क्या चेक करना है, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव चेक करना है, ठीक है। तो कम्यूटेटिव अगर हम चेक करते हैं तो कम्यूटेटिव के लिए क्या होता है, कम्यूटेटिव के लिए क्या होता है, a स्टार b किसके इक्वल होना चाहिए, b स्टार a के इक्वल होना चाहिए, है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड से मैं स्टार्ट करता हूं। लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या हमारा a स्टार b, तो a स्टार b को हम क्या लिखेंगे, a स्टार b तो हमारा ऑलरेडी डिफाइन है 2a टाइम्स b, है ना।
और जब हम राइट हैंड साइड लिखेंगे देखो, तो राइट हैंड साइड में हमें क्या चेक करना है, बी स्टार है ना। तो ये चीज ध्यान रखना आप कि जब आप बी स्टार लिखते हो तो जो पहला वाला जो हमारा स्टार ऑपरेशन डिफाइन है उसमें पहले वाले एलिमेंट के जगह पे अब हमें क्या पुट करना पड़ेगा, बी पुट करना पड़ेगा, और सेकेंड वाले एलिमेंट के जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, ए पुट करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, ये जो इंटरचेंज हुआ इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों चीजें सेम है, ठीक है, ये चीज हमें चेक करके बताना पड़ेगा। तो बी स्टार ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर, जहां पे ए है उसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, बी, और जहां पे बी है उसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, ए। तो देखो ये हो गया, और ये एक्चुअली में ऊपर में ए बी है और बी है, तो हमें ये पता है कि ये दोनों चीजें सेम होती है ना। तो यहां से आप देख पाओगे कि LHS इक्वल टू RHS है ना, क्योंकि हम इसको ये भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर ए बी। सो इसलिए ये क्या शो करेगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। अब आते हैं एसोसिएटिव वाले पार्ट में। एसोसिएटिव में क्या होता है कि आपके पास ए स्टार बी स्टार सी है ना इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है, ऐसा होता है। इसको मैं इस तरफ कर लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, मैं पहले इस दोनों का करता हूं और इसको मैं इस तरफ से करता हूं, ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड साइड को आप एक्स्ट्रा करो, हमको ये पता है, ठीक है, आपको ये पता है कि बाइनरी ऑपरेशन हमेशा किस पे लगता है, 2 एलिमेंट पे ही लगता है। तो यहां पे जो हमें पहले ए स्टार बी स्टार सी हमें डिनोट करना है, तो सबसे पहले हमें इस वाले ऑपरेशन पे लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इस वाले ऑपरेशन पे देखोगे ए स्टार बी तो हमें ऑलरेडी डिफाइन करके दिया है, क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर ए बी, है ना। तो ए स्टार बी में जब ऑपरेशन ट्राई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 टू द पावर ए बी, क्योंकि हमारा वो स्टार ऑपरेशन इसी तरीके से डिफाइन किया हुआ है। और इस स्टार को हमें एक थर्ड एलिमेंट सी के साथ ट्राई करना है, ठीक है। अब देखो जो हमारा ए स्टार बी ऑपरेशन डिफाइन है वो किस तरीके से डिफाइन है, 2a टू द पावर बी, ठीक है। यहां पे आप ध्यान देना, जो यहां पे पहला एलिमेंट था वो कहां पे जा रहा है, ए पे जा रहा है, और सेकेंड एलिमेंट इस वाले प्लेस पे जा रहा है। अब देखो यहां पे फिर से ये एक हमारा एक सिंगल एलिमेंट बन गया और ये हमारा क्या बन गया, एक सिंगल एलिमेंट बन गया, है ना। ये दोनों सिंगल एलिमेंट है, यानी ये एलिमेंट अगर आप इसी वाले ऑपरेशन में, ये हमारा ए स्टार बी है, ठीक है। अब देखो इस वाले को हम ए बोलेंगे और ये इसको हम क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे, है ना। यही तो लिखा हुआ है ए स्टार बी, यानी ए के प्लेस पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, जहां पे ए है उसके जगह पे आपको ये पुट करना पड़ेगा, और जहां पे बी है उसके जगह पे हमें सी ये पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अगर आप ए स्टार बी ऑपरेशन ट्राई करते हो तो ए स्टार बी किस तरीके से डिफाइन है, 2 टू द पावर ए इंटू बी, लेकिन ए की जगह पे हमें अब क्या पुट करना है, 2 टू द पावर ए बी। तो क्या लिखेंगे, 2 और इसके पावर में 2 टू द पावर ए बी, और इस बी के जगह पे क्या आएगा, बी के जगह पे ये सी एलिमेंट आएगा। क्लियर हो गया, क्या समझ में आया। अब अगर आप इसको लिखोगे तो ये एक्चुअली में क्या होगा, 2 टू द पावर ए बी और ये इंटू सी है ना, ये में। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट हो गया कि जब आप ऑपरेशन ट्राई करोगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। अब राइट हैंड साइड पे आते हैं। राइट हैंड साइड पे बोल रहा है ए स्टार बी स्टार सी, तो पहले हमें 2 एलिमेंट के लिए चेक करना पड़ेगा। तो यहां पे हम पहले ऑपरेशन किस पे लगाएंगे, बी स्टार सी पे, क्योंकि ब्रैकेट में यही 2 ऑपरेशन पहले काम कर सकता है ना। तो पहले हम ए स्टार लिखेंगे और बी स्टार के जगह पे क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर बी सी। बस इसमें ए की जगह पे बी और बी की जगह पे सी पुट कर दो तो आपका बी स्टार सी बन जाएगा, है ना। तो ये हमारा देखो बी स्टार सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टू द पावर बी सी, ठीक है। अब देखो फिर से हमारा 2 एलिमेंट फिर से बन गया स्टार ऑपरेशन में। अब क्या करेंगे, जो हमारा पहला एलिमेंट है ए की जगह पे तो हमें ए ही पुट करना है, लेकिन बी के जगह पे हमें क्या पुट करना है, 2 टू द पावर बी सी, ठीक है। तो फिर से पुट करो तो ये क्या बन जाएगा, 2 टू द पावर ए एलिमेंट तो सेम रहेगा और बी के जगह पे क्या बन जाएगा, 2 टू द पावर बी सी, है ना। और इसको जब आप अच्छे से लिखोगे तो ये बी 2 टू द पावर बी सी इंटू ए। देखो अब क्या ये और ये इक्वल है, क्या ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, LHS नॉट इक्वल टू RHS, है ना। सो इसलिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता है,
क्लियर है? ये क्या करता है? LHS प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। क्लियर है ना? तो फोर्थ का क्या होगा? कॉम्यूटेटिव तो होगा लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये शो नहीं करेगा। क्लियर है? तो ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट में देखो, फिफ्थ में हमारे पास फिर से उसी टाइप का ऑपरेशन है। अब शायद आप कर लोगे, आगे आप कर सकते हो ट्राई। अरुणिता बताओ। फिफ्थ वाले पार्ट में हमें डिफाइन किया गया है a स्टार b इक्वल टू a टू द पावर b, है ना? फिफ्थ वाले पार्ट में देखो a स्टार b इक्वल टू a। अगर मैं इसको कॉम्यूटेटिव प्रूफ करने का ट्राई करूं तो a स्टार b इक्वल टू क्या होना चाहिए? b स्टार a होना चाहिए। और a स्टार b किसके इक्वल होगा? a टू द पावर b के इक्वल। और b स्टार a किसके इक्वल होगा? b टू द पावर a। ये दोनों क्या है? इक्वल नहीं होता है। सो इसलिए नॉट कॉम्यूटेटिव। कर सकते हो आप, है ना? और जब आप इसको एसोसिएटिव चेक करोगे तो एसोसिएटिव के लिए फिर से आपको 3 एलिमेंट लेना पड़ेगा। a स्टार b स्टार c इक्वल टू a स्टार b स्टार c। ठीक है? और देखो a स्टार b जब अप्लाई करोगे आप यहां पे, तो पहले आपको क्या मिलेगा? a टू द पावर b और यहां पे स्टार c, है ना? और ये देखो a स्टार b पहला एलिमेंट हो गया, तो इस a की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? a स्टार b, है ना? और c के जगह पे क्या पुट करेंगे? b के जगह पे हमें c पुट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? a टू द पावर b, है ना? सॉरी, हाँ, इस a की जगह पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा? a टू द पावर b। और इसके पावर में हमें क्या डालना पड़ेगा? c, है ना? इसके पावर में क्या डालना पड़ेगा? हमें p डालना पड़ेगा, है ना? और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा? a टू द पावर bc। ठीक है? और राइट हैंड साइड को देखो सॉल्व करोगे तो a स्टार पहले b और c को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा? b टू द पावर c। और b टू द पावर c को जब फिर से आप सॉल्व करोगे तो a टू द पावर सेकेंड एलिमेंट जहां पे b है, b के जगह पे हमें b टू द पावर c पुट करना पड़ेगा। ठीक है? तो b टू द पावर c पुट करो तो ये क्या हो जाएगा? b टू द पावर c। देखो ये दोनों क्या है? इक्वल नहीं है ना? और ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, है ना? सॉरी, एसोसिएटिव शो नहीं करेगा। तो ये क्या है? नॉट एसोसिएटिव। क्लियर है? कर पाओगे? ठीक है? सिक्स्थ वाला पार्ट भी सेम है। अब आप खुद से ट्राई करना। जहां पे a है, a की जगह पे आपको a पुट करना है और b की जगह पे आपको इस तरीके से जो नया एलिमेंट बन रहा है उस पूरे एलिमेंट को आपको वहां पे पुट करना है। ठीक है? तो खुद से ट्राई करना एक बार, वो वाला पार्ट आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में बोल रहा है कि हमें स्टार ऑपरेशन डिफाइन किया गया। और स्टार को इसने किस तरीके से डिफाइन किया है? एक मिनिमम इस टाइप से सिंबल यूज किया। तो स्टार के जगह पे उसने, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 में स्टार के जगह पे उसने ये सिंबल यूज कर लिया, है ना? और ये स्टार सिंबल कहां से डिफाइन है? सेट ए क्रॉस ए से लेके ए तक। और ए सेट जो है आपका क्या है? 1 2 3 4 5 इस टाइप से 5 एलिमेंट है। ठीक है? अब इसने जो ये स्टार, ये जो ऑपरेशन इसने डिफाइन किया, ये किस तरीके से डिफाइन किया है? देखो, ए स्टार बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी, है ना? मतलब क्या होगा कि ए और बी में जो मिनिमम होगा उसको हमें यहां पे क्या करना है? लिखना है ना? उसका आउटपुट क्या होगा? इस टाइप से मिनिमम ऑपरेशन होगा। और इसके लिए हमें एक टेबल क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है? तो देखो टेबल कैसे बनना है। एग्जांपल में एक टेबल दिया हुआ है, आपको करना क्या है कि आप इस तरीके से जितने भी एलिमेंट है ना, क्योंकि देखो हमें ए क्रॉस ए का, ए क्रॉस ए मतलब 2 एलिमेंट चूज करना है। तो एक एलिमेंट को मैं इस वाले रो में लिखूंगा और एक एलिमेंट को मैं इस कॉलम में लिखूंगा। ठीक है? ए में देखो 5 एलिमेंट है, तो यहां पे मैं 5 का एक कॉलम बना लेता हूं। देखो यहां पे मैं 1 फिल कर दिया, यहां पे 2 फिल कर दिया, यहां पे 3 फिल कर दिया, यहां पे 4 फिल कर दिया और यहां पे 5 फिल कर दिया।
ठीक है। इस वाले में, ऊपर वाले में भी मैं 1 2 3 4 5 इस टाइप से 5 मैंने यहां पे भी शो किया, देखो। तो ये यही वो टेबल क्रिएट बोलने के लिए बोल रहा है। और टेबल क्रिएट करने का मतलब क्या हो गया कि इस टेबल के बेसिस पे हमें ये बताना है, इस टेबल के बेसिस पे हमें ये बताना है कि इस ऑपरेशन का वैल्यू एक्चुअली में क्या हो रहा है, ठीक है। तो उस वैल्यू को हम यहां पे फिल करेंगे इसी ब्लैंक वाले स्पेस में, ठीक है। और इस दोनों में ऑपरेशन किस तरीके से डिफाइन है, ये वाला सिंबल स्टार ऑपरेशन डिफाइन है। ये क्या करता है, दोनों एलिमेंट के बीच में जो मिनिमम होगा उस मिनिमम को आपको बताएगा। तो अब बताओ, देखो ये वाला एलिमेंट हमने कौन सा लिया है, बी वाला लिया है, और इस तरफ हमने कौन सा एलिमेंट लिया है, ए वाला लिया है। अब बताओ कि अगर मैं पहला एलिमेंट ए स्टार बी में अगर मैं 1 स्टार 1 पुट करता हूं तो ये क्या आएगा, देखो मैं साइड में लिख रहा हूं 1 1, और यहां पे आप पुट करोगे तो ये क्या होगा, मिनिमम ऑफ 1 और 1। और 1 और 1 में मिनिमम क्या है, दोनों सेम ही है, तो कोई भी एक वैल्यू हो सकता है ना। तो यहां पे फर्स्ट वाले में क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है। अगर आप पहला एलिमेंट ए की वैल्यू 1 ले लेते हो और बी की वैल्यू आप 2 ले लेते हो तो ये क्या बताएगा, मिनिमम ऑफ 1, 2। अब बताओ 1 और 2 में मिनिमम कौन सा होता है, 1 मिनिमम है, तो 1 बोल लेंगे। तो यहां पे कौन सा एलिमेंट फिल होगा, 1। क्लियर है। वैसे ही 1 और 3 में क्या होगा, 1। 1 और 4 में क्या होगा, 1। 1 और 5 में क्या होगा, 1। वैसे ही 2 के साथ 1 का लेंगे तो क्या मिलेगा, 1। 2 के साथ 2 का लोगे, दोनों सेम है तो 2 ही मिलेगा। 2 के साथ 3 का लोगे तो 2 2 2। अब आपको क्लियर हो रहा है। 3 के साथ 1 का लोगे तो आपको 1 मिलेगा। 3 के साथ 2 का लोगे तो दोनों में जो मिनिमम है हम वो लिखते जा रहे हैं। देखो दोनों में जो मिनिमम है बस हम वो फिल कर रहे हैं। 4 के साथ 1 का लोगे तो मिनिमम क्या होगा, 1। 4 के साथ 2 का 2, 4 के साथ 3 का 3, 4 के साथ 4 का 4, और 4 के साथ 5 का फिर से 4, है ना, क्योंकि दोनों में जो मिनिमम है हमें बस उसको काउंट करके लिखना है। 5 में 5 के साथ 1 का 1, 5 के साथ 2 का 2, 5 के साथ 3 का 3, 4 का 4, और 5 5 दोनों इक्वल है ना। तो ये यही टेबल क्रिएट करने के लिए आपसे बोल रहा है, ठीक है। तो देख लेना, आप ट्राई करो, कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना। तो ऑपरेशंस का आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि ऑपरेशन किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। फोर्थ वाला भी सेम टाइप का है, वही टेबल इसने दे दिया है ना। स्टार ऑपरेशन जो इसने डिफाइन किया है, स्टार ऑपरेशन में क्या ऑपरेशन किया वो नहीं पता, लेकिन स्टार ऑपरेशन के बीच में रिलेशन क्या है वो चीज इसने इस टेबल के थ्रू बताया, है ना। तो इस वाले टेबल को देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 में 1 के साथ अगर 1 एलिमेंट का आप स्टार करोगे तो आपको 1 मिलेगा, है ना। 1 के साथ अगर 2 स्टार का ऑपरेशन करोगे तो आपको 1 मिलेगा फिर से, है ना। तो इस टेबल को आप रीड करके ये सारी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही आप 5th में भी HCF निकालना है ना, तो A स्टार B का आपको A और B का HCF आपको लिखना है। तो HCF वगैरह कैलकुलेशन भी आपको आता है, LCM वगैरह कैलकुलेशन भी आपको आता है, ठीक है। तो ये सारा ऑपरेशन है। इसी में लास्ट 2 ऑपरेशन एक और है ना, वो चीज हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। एक है आइडेंटिटी ऑपरेशन, ठीक है। तो आइडेंटिटी ऑपरेशन देख लेते हैं कि इनवर्स में आइडेंटिटी कैसे निकालना होता है, और है ना। तो ये दो टाइप के हमारे पास, हमने अभी तक एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव वाला पार्ट 2 प्रॉपर्टी चेक किया था, ठीक है। इसी में हमारे पास एक और ऑपरेशन है जिसको हम बोल रहे हैं आइडेंटिटी ऑपरेशन, ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेशन, सॉरी आइडेंटिटी ऑपरेशन नहीं, आइडेंटिटी फाइंड करना, ठीक है। हर एक ऑपरेशन के लिए क्या होता है, एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो आइडेंटिटी में पहले एक डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर देख लो। फॉर अ गिवन बाइनरी ऑपरेशन, फॉर अ गिवन बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो कहां से डिफाइन होगा, A क्रॉस A से लेके A तक, जो हमारा बेसिक स्टार का डेफिनेशन था, ठीक है। n एलिमेंट, ठीक है, n एलिमेंट E बिलोंग टू A। E क्या है, एक एलिमेंट हमने चूज किया है, ठीक है। और ये E एलिमेंट कहां से चूज किया है, सेट A से ही चूज किया है, ठीक है। तो E बिलोंग टू A इफ इट एग्जिस्ट, ठीक है, इफ इट एग्जिस्ट।
जरूरी नहीं है कि हर बार आपको आइडेंटिटी मिले ही, ठीक है, लेकिन अगर वो मिलता है, इफ इट एग्जिस्ट देन, है ना, तो यही ई को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी, इज कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन स्टार, फॉर द ऑपरेशन स्टार इफ अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो ए स्टार ई इक्वल टू आपको क्या मिलना चाहिए, ए के ही इक्वल मिलना चाहिए, और इसी को आप रिवर्स करके भी करो, है ना, कॉम्यूटेटिव वाला पार्ट भी करो तो भी ये चीज सेम होगा, ठीक है। और ये चीज आप कर चुके हो, ऐसा नहीं कि ये आप डिफरेंट पढ़ रहे हो, है ना, ये चीज आप ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। जैसे आप सोचो कि हमें एक ऐसा एलिमेंट, ये जो है ना, ये ए एलिमेंट जो ये कहां पे लाई कर रहा है ना, ये फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, है ना, तो सेट एक तो हमें सेट ए गिवन होगा, ठीक है, ये सेट ए गिवन होगा, इस सेट में से कोई सा भी आप एक एलिमेंट चूज कर लो, ठीक है, इस सेट में से कोई सा भी एक एलिमेंट चूज कर लो। मान लो मैंने एक एलिमेंट ए चूज किया, ठीक है, ए चूज किया, और अगर हम इस एलिमेंट का इसी सेट में आपके पास एक और एलिमेंट ई टाइप का होगा, है ना, ई बिलोंग टू ए, ई एलिमेंट एक ऐसा इसी सेट में होगा जिसके साथ अगर आप जो स्टार ऑपरेशन आपका डिफाइन होगा उसको अगर आप अप्लाई करोगे, तो ए स्टार ई अप्लाई करोगे तो आपको फिर से क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, है ना। इस तरीके से हमें ए ही मिलना चाहिए, और इसी तरीके से अगर आप रिवर्स करके भी लिखो तो भी आपको क्या मिलना चाहिए, ए ही मिलना चाहिए, ठीक है। देखो ये इस टाइप का ऑपरेशन आप ऑलरेडी कर चुके हो। कैसे कर चुके हो, अगर मान लो कि मैं आपको एक सेट देता हूं, ठीक है, मैं आपको एक सेट देता हूं, जैसे मैंने आपको एक सेट दिया रियल नंबर, ठीक है, मैंने एक सेट दिया रियल नंबर, और मैं एक ऑपरेशन आपको डिफाइन कर रहा हूं। ऑपरेशन कौन सा है, प्लस ऑपरेशन, ठीक है। देखो आप ये ऑलरेडी कर चुके हो, आप ध्यान देना थोड़ा सा, ये प्लस ऑपरेशन मैंने आपको दिया, ठीक है, यानी प्लस ऑपरेशन इस सेट में डिफाइन है, तो प्लस कैसे डिफाइन होगा, प्लस आर क्रॉस आर से लेके आर के बीच में डिफाइन होगा, जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन है, ठीक है ना। अब देखो हमें प्लस ऑपरेशन डिफाइन है, तो ए स्टार ए प्लस बी कैसे डिफाइन होता है, और ये स्टार में ले लेता हूं, ठीक है, ए स्टार बी हमारा कैसे डिफाइन होगा, ए प्लस बी, है ना, क्योंकि हमने प्लस, ये जो ऑपरेटर है हमारा स्टार, स्टार की जगह पे हमने प्लस ले लिया, तो ए स्टार बी हमारा कैसे डिफाइन है, प्लस के साथ। अब देखो हमें इसी रियल नंबर में एक ऐसा एलिमेंट खोजना है ई, ठीक ना, जिसको हम अगर इसमें अप्लाई करें तो हमें फिर से वही एलिमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब मान लो कि कोई एक एलिमेंट ई रियल नंबर में बिलोंग करता है, ठीक है, तो ए स्टार ई की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए प्लस ई, समझ में आ रहा है, ई स्टार ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ई प्लस ए, है ना। देखो यहां पे जो डेफिनेशन है हमारा ए स्टार ई और ई स्टार ए, है ना, तो ये दोनों हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ये दोनों चीजें क्या बोल रहा है, किसके इक्वल होना चाहिए, इसमें ये ऑपरेशन स्टार्ट करोगे आप तो आपको फिर से क्या मिलना चाहिए, ए ही मिलना चाहिए, तो ए प्लस ए की वैल्यू क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो अब आप मुझे क्या बता सकते हो कि ई की वैल्यू क्या पॉसिबल है रियल नंबर में, ई कौन सा एक एलिमेंट है जिसको आप यहां पे पुट करोगे तो उसके साथ ऐड करने पे आपको फिर से सेम नंबर मिलेगा, तो ई क्या होता है, जीरो हो जाता है, समझ में आ रहा है, ई एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और क्या जीरो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है कि नहीं, जीरो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है ना। तो देखो आप कोई सा भी रियल नंबर में एक एलिमेंट लो, उसमें आप अगर जीरो ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है, ए ही मिलता है ना। तो यहां पे आप ये समझ सकते हो कि जो आपका सेट ही है, सेट आर के लिए, है ना, अगर आप इस तरीके से डिफाइन करो, सेट आर के लिए जो आपका ऑपरेशन था प्लस, है ना, सेट आर ऑपरेशन, सेट आर सेट के लिए जो आपका प्लस ऑपरेशन है, इसके लिए आइडेंटिटी क्या होगी, आइडेंटिटी क्या होगी, जीरो होगा। क्लियर है, ऑलरेडी आप ये चीज कर चुके हो पहले के क्लासेस में, है ना, 9th 10th में आपने इस टाइप का ऑपरेशन किया होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई आपसे हमसे ये पूछता है कि अगर मैं नेचुरल नंबर ले लूं सेट,
और प्लस ऑपरेशन ले लूं तो क्या हमें कोई आइडेंटिटी मिलेगा? क्या हमें कोई आइडेंटिटी मिलेगा क्या? बताओ, प्लस ऑपरेशन के लिए नेचुरल नंबर में क्या हमें पास कोई आइडेंटिटी होगा क्या? बताओ कोई आइडेंटिटी मिलेगा हमें प्लस ऑपरेशन में नेचुरल नंबर के लिए? तो देखो, नेचुरल नंबर के लिए आप प्लस ई इक्वल टू ए मिलना चाहिए, और ए किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को, है ना। और जो हमारा ई है वो भी किसको बिलोंग करना चाहिए? नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, है ना। तो बताओ कि क्या नेचुरल नंबर में कोई एक ऐसा एलिमेंट है क्या जिसको किसी भी एलिमेंट में ऐड करने पे आपको वही सेम एलिमेंट मिल जाए, है ना। तो यहां पे आपके पास जो ई का पॉसिबिलिटी है वो 0 ही सिर्फ था, लेकिन 0 क्या नेचुरल नंबर में लाई करता है? नहीं लाई करता है, इसलिए ई यहां पे आपको कोई भी आइडेंटिटी नहीं मिलती है ना। तो नेचुरल नंबर के केस में आपके पास क्या होगा? नो आइडेंटिटी, कोई भी आइडेंटिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है ना। समझ में आ रहा है? वैसे ही अगर आपको रियल नंबर दे दे और क्रॉस ऑपरेशन दे दे, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन दे दे, है ना, तो मल्टीप्लिकेशन जब ऑपरेशन दोगे तो किसी भी एलिमेंट के साथ अगर आप ई को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए? ए ही मिलना चाहिए, और रिवर्स करके भी मल्टीप्लाई करो तो भी आपको ए ही मिलना चाहिए। तो यहां पे बता सकते हो कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए रियल नंबर में हमारे पास आइडेंटिटी क्या होगा? क्या होगा बताओ? रियल नंबर के लिए मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारे पास आइडेंटिटी क्या होगी? सोच के बताओ, आइडेंटिटी क्या होगी मल्टीप्लिकेशन के केस में? आइडेंटिटी किसको बोलोगे आप? मल्टीप्लिकेशन के केस में आपके पास आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? क्या होगा? किस नंबर को, किसी भी नंबर को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि हमें फिर से सेम नंबर मिलता है ना। तो ए तो हमारा रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ई भी हमारा रियल नंबर को ही बिलोंग करना चाहिए। तो ई की क्या पॉसिबिलिटी है? आपने रियल नंबर में पढ़ा है, ई की वैल्यू अगर हम 1 कर दें तो देखो ए के साथ किसी भी एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या होता है? 1 ही होता है। क्लियर है? सही है, समझ में आ गया आपको, है ना। तो अगर आप इसमें क्रॉस ऑपरेशन में देखोगे तो आइडेंटिटी क्या होगा? आइडेंटिटी इसमें अवेलेबल है हमारे पास, और वो आइडेंटिटी 1 है ना। तो वैसे ही आप डिफरेंट आइडेंटिटी जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? आइडेंटिटी जो है, ये चीज आप ध्यान देना, आइडेंटिटी हमारा किस पे डिपेंड करता है? आइडेंटिटी हमारा डिपेंड करता है सेट पे, कि आपने सेट कौन सा डिफाइन किया है और ऑपरेशन क्या लिया है आपने। ठीक है, तो इस ऑपरेशन और इस सेट के बेसिस पे आप आइडेंटिटी हर एक केस में डिफाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको किसी केस में, है ना। तो ये चीज आप इजीली समझ सकते हो। इसी टाइप से आपको कोई भी ऑपरेशन दे दे, आप बस ई की वैल्यू पुट करो, इसको इक्वेट करके आप ई की वैल्यू कैलकुलेट करने का ट्राई करो। जैसे मान लो कि अगर मुझे यहां से निकालना होता तो मैं कैसे निकालता? तो देखो ई क्रॉस ई इक्वल टू ए लिखता मैं, यहां से देखो ई और ई कैंसिल हो गया, है ना। तो ई इक्वल टू क्या आ गया? डायरेक्टली हमारे पास 1 आ गया, है ना। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि इस वाले ऑपरेशन के लिए आपके पास आइडेंटिटी क्या है? ई है ना। नेचुरल नंबर के भी केस में करोगे तो ए से ए तो कैंसिल हो गया, तो ई की वैल्यू क्या आ गई? 0। लेकिन 0 नेचुरल नंबर में लाई नहीं कर रहा, इसलिए हमने बोला कि इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं है ना। तो जब आपको आइडेंटिटी फाइंड करना है तो सिंपली आप ऑपरेशन में सेकेंड एलिमेंट को ई मान के ए स्टार ई को ए के इक्वल कर दो, और उस ऑपरेशन को सॉल्व करके देखो कि क्या आपको कोई ई मिल रहा है या नहीं, है ना। अगर आपको ई मिल रहा होगा तो आप बता सकते हो कि वो चीज है, और वो उसी सेट में लाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आइडेंटिटी ऑपरेशन हो गया। ठीक है, इसी में एक और ऑपरेशन होता है जिसको हम बोलते हैं इनवर्स। ठीक है, तो हर एक सेट के लिए हमारे पास एक इनवर्स भी डिफाइन होता है। ठीक है, तो देखो इनवर्स का डेफिनेशन लिख लो, फॉर अ बाइनरी ऑपरेशन, for a binary operation star defined from a cross a to a। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन तो हमारे पास होना चाहिए with the identity element, with the identity element e
इन ए, है ना। तो एक आइडेंटिटी एलिमेंट आपका सेट ए में होना चाहिए, है ना, इस तरीके से होना चाहिए, है ना। ए एन एलिमेंट ए बिलोंग टू, एन एलिमेंट ए बिलोंग टू, एन एलिमेंट ए बिलोंग टू सेट ए is said to be invertible, है ना। ये भी आप कर चुके हो ऑलरेडी, बस हम इसको लैंग्वेज के फॉर्म में दिख रहे हैं। विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन, विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार, है ना। हर एक स्टार के लिए आपके पास एक ऑपरेशन होगा। इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी, इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग टू सेट ए सच दैट ए स्टार बी इक्वल टू ई, और यही क्या होना चाहिए, बी स्टार ए, है ना। अगर ये होता है देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, है ना, एंड डिनोटेड बाय ए इनवर्स। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट ही लाइन हमारे पास लिखा हुआ है कि बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास होना चाहिए, लेकिन विद एन आइडेंटिटी एलिमेंट ई। इसका मतलब क्या हो गया कि जब तक आपके पास कोई आइडेंटिटी नहीं होगा तब तक आप उसका इनवर्स कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, है कि नहीं। तो आइडेंटिटी के इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास होना ही चाहिए, है ना। हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा तो हम उसका इनवर्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो पहली चीज तो हमें आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, और अगर आपके पास आइडेंटिटी होता है तो उस सेट से आप कोई सा भी एक एलिमेंट चूज कर लो, ठीक है। उसी सेट में एक और एलिमेंट बी आपका ऐसा लाई करेगा कि अगर आप दोनों में वो ऑपरेशन लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी ही मिल जाएगी, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल के थ्रू समझो तो आपको ज्यादा बेटर होगा, है ना। देखो अगर मैं सेट आर ले लेता हूं और ऑपरेशन में मान लो ऑपरेशन में प्लस ले लेता हूं, ठीक है, अभी हमने स्टार्ट में देखा था। और इन दोनों ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी क्या है, इन दोनों के लिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। जस्ट अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था, इसके लिए आइडेंटिटी क्या है, जीरो आइडेंटिटी होता है, ठीक है ना। तो ये रियल नंबर सेट के लिए प्लस ऑपरेटर जो है उसके लिए आइडेंटिटी क्या होता है, जीरो आइडेंटिटी होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए स्टार बी इक्वल टू कैसे डिफाइन है हमारा, ए प्लस बी, है ना। और इसके लिए हमारे पास ई की वैल्यू किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। ई क्या है हमारा, आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो इस सेट और ऑपरेशन के लिए हमारे पास आइडेंटिटी अवेलेबल है। अब हम देखते हैं कि इसके लिए हमारे पास कोई इनवर्स एलिमेंट पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, हमें एक्चुअली में खोजना क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट आर, है ना। हम ए की वैल्यू सारी वैल्यू पुट करते हैं और इस ए के कॉरस्पॉन्डिंग हमें ये बी एलिमेंट खोजना है, ठीक है। और किस तरीके से खोजना है कि अगर आप ए में बी अप्लाई करो तो आपको क्या मिलना चाहिए, ई मिलना चाहिए, है ना। और यही चीज आपका रिवर्स डायरेक्शन में भी, यहां पे स्मॉल ए कर लो, कैपिटल ए नहीं, इस वाले में स्मॉल ए कर लो, है ना, स्मॉल एलिमेंट के टर्म्स में कर रहे हैं, है ना। तो ये बी स्टार ए होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व करता हूं, ठीक है, इस वाले पार्ट को भी सॉल्व कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि सेकंड वाला ऑटोमेटिकली ट्रू होगा। तो देखो मैं इस वाले पार्ट पे आ रहा हूं, ए स्टार बी इक्वल टू, यानी फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, हमें एक ऐसा एलिमेंट बी खोजना है। अब देखो स्टार ऑपरेशन आपका किस तरीके से डिफाइन है,
ए प्लस बी, और इसके लिए आइडेंटिटी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। अगर आइडेंटिटी अवेलेबल नहीं होगा तो आप उसका इनवर्स कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो अब बताओ यहां पे b की वैल्यू क्या होगी, तो b को हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरफ लेके चले जाएंगे माइनस a, है ना। तो आपके पास जो ये ऑपरेशन है इस वाले के लिए इनवर्स क्या होता है, इस वाले सेट और इस ऑपरेशन के लिए इनवर्स क्या होता है, माइनस a, है ना। यानी कोई भी एलिमेंट अगर आप चूज करो, और आपको याद है कि माइनस a किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को बिलोंग करता है ना। माइनस a किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को बिलोंग करता है, इसलिए ये हमारा क्या है, इस वाले फंक्शन का इनवर्स है ना। यानी अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर में 2 नंबर दे दे और एक ऑपरेशन +2 दे दे, तो पूछता है कि इसका इनवर्स बताओ क्या होगा, तो हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, -2 इसका क्या होगा, इनवर्स होगा, है कि नहीं। एक और एग्जांपल देखो, जस्ट अभी हमने प्लस और रियल नंबर और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने आइडेंटिटी फाइंड की थी, है ना। और इसके लिए आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी इसके लिए 1 होता है ना। यानी किसी भी एलिमेंट को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेम एलिमेंट ही मिलेगा। अब हमें देखना है कि इसी के लिए इनवर्स हमारा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो क्योंकि आइडेंटिटी लाई कर रहा है, आइडेंटिटी है हमारे पास, तो हम इसका इनवर्स खोजने का ट्राई कर सकते हैं। तो देखो इनवर्स अगर हमारे पास खोजना है तो हमें क्या करना होगा, ए स्टार बी यहां पे हमारा किस तरीके से डिफाइन है, ए इंटू बी फॉर्मेट का, है ना। तो ए स्टार बी किसके इक्वल होना चाहिए, ई के इक्वल होना चाहिए, है ना। और ए और मल्टीप्लिकेशन बी इक्वल टू ई की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 1। तो यहां से बताओ बी की वैल्यू क्या हो जाती है, बी की वैल्यू 1/a हो जाती है ना। और इसीलिए आपको याद है कि ये इसका क्या कहलाता है, इनवर्स कहलाता है, ठीक है। और रियल नंबर में इनवर्स को देखो, मैंने यहां पे क्या लिखा है, इनवर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, a⁻⁻1 से, है ना। तो देखो b इसका क्या है, इनवर्स है, तो b को हम क्या लिख सकते हैं, a⁻⁻1 लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। और ये किसके इक्वल होता है, 1/a का इक्वल, है ना। तो a इनवर्स को हम 1/a के इक्वल इसलिए लिख पाते हैं रियल नंबर में। हाँ, पहले इनवर्स निकालने के लिए वही चीज, तो पहला लाइन तो यही था, यहां देखो फॉर अ बाइनरी ऑपरेशन विद एन आइडेंटिटी एलिमेंट ई, जब तक आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा हम इनवर्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डेफिनेशन में देखो a स्टार बी इक्वल टू क्या है, ई के इक्वल है। जब आपके पास ई ही अवेलेबल नहीं होगा तो आप a स्टार बी को किसके इक्वल करोगे, है ना। तो आपको ऑपरेशन अप्लाई करने पे क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, है ना। तो देखो मल्टीप्लिकेशन में जब आप अप्लाई करोगे तो ये 1 के इक्वल होगा, और b को हम क्या लिख सकते हैं, 1/e। इसलिए आप a⁻⁻1 को हम क्या लिख पाते हैं, रियल नंबर में 1/a लिख पाते हैं। क्यों लिख पाते हैं, क्योंकि ये इसका क्या होता है, इनवर्स होता है ना। इसलिए आपको याद होगा कि 2⁻⁻1 को हम क्या लिखते हैं, 1/2 लिख पाते हैं, है ना। 5⁻⁻1 को हम 1/5 लिख पाते हैं रियल नंबर के केस में, है ना। लेकिन यही चीज आप नेचुरल नंबर के केस में नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि वहां पे इनवर्स नहीं मिलता है हमें, है ना। इनवर्स हमें वहां पे अवेलेबल। और देखो नेचुरल नंबर के केस में देखो, नेचुरल नंबर और अगर मैं मल्टीप्लिकेशन ले लूं, ठीक है, तो देखो a स्टार b मैं किस तरीके से डिफाइन कर रहा हूं, a इंटू बी फॉर्मेट का। यहां पे देखो आपके पास अगर आप इसका आइडेंटिटी फाइंड करने का ट्राई करोगे तो क्या होगा, a इंटू बी इक्वल टू a के इक्वल होना चाहिए, है ना। और a इंटू ई इक्वल टू a, तो यहां से a से a कैंसिल हो गया, तो e की वैल्यू 1 मिल गई, है ना। यहां देखो नेचुरल नंबर सेट के लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास ये एलिमेंट नेचुरल नंबर में लाई कर रहा है, इसलिए इसका ये क्या है, आइडेंटिटी है ना। तो नेचुरल नंबर के केस में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारे पास आइडेंटिटी अवेलेबल है ना। लेकिन जब हम इसका इनवर्स कैलकुलेट करने का ट्राई करेंगे तो देखो इनवर्स जब कैलकुलेट करोगे तो a स्टार b किसके इक्वल होना चाहिए, e के इक्वल होना चाहिए, है ना। और यहां पे देखो a स्टार b स्टार की जगह पे मैं मल्टीप्लिकेशन यूज कर लूंगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू ई की जगह पे मैं 1 पुट कर दूंगा, और यहां से देखो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/a हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है,
नहीं है, क्योंकि 1/a जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे आइडेंटिटी तो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन इनवर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं मिल रहा है ना? इसलिए हम नेचुरल नंबर के केस में कभी भी नेचुरल नंबर में आपके पास 2 इनवर्स दिया होता है तो हम 1/2 नहीं लिखते हैं, है ना? क्योंकि वो उसमें लाई नहीं करता है ना? आपको समझ में आ रहा है ना? तो नेचुरल नंबर के यहां पे देखो आइडेंटिटी अवेलेबल है, तो भी हम इनवर्स फाइंड नहीं कर पाने, लेकिन हम एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे बस हमें यह ध्यान रखना है कि अगर आपको इनवर्स फाइंड करना है तो पहली चीज तो यह होनी चाहिए कि आपके पास आइडेंटिटी अवेलेबल होना चाहिए। आइडेंटिटी अवेलेबल होगा तो हम इनवर्स की बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर आइडेंटिटी ही अवेलेबल नहीं होगा तो इनवर्स निकालने का कोई पर्पस नहीं है। ठीक ना? तो ये चीज आप ध्यान रखना। और अगर आइडेंटिटी अवेलेबल है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका इनवर्स भी हमारे पास होगा ही। ठीक है, तो वो भी चीज हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो वो भी हमेशा ट्रू नहीं होता है। ठीक है, देखो तो यहां तक आपका आने के बाद बाइनरी ऑपरेशन आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। यहां पे आके आप कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आप ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास बाइनरी ऑपरेशन में कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव फाइंड करना है, तो वो वाला पार्ट तो आप चेक कर ही लोगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि उसी गिवन आइडेंटिटी के लिए, गिवन रिलेशन के लिए, बाइनरी ऑपरेशन के लिए आपको आइडेंटिटी फाइंड करने का ट्राई करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करना कि कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के बाद, है ना? बाकी सारा क्वेश्चन आप ट्राई करना जितना कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अब ये करना उतना कंपलसरी नहीं रहा, है ना? टेस्ट भी जब होगा तो इस वाले पार्ट से आपको क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन बाइनरी ऑपरेशन का बेसिक वाला पार्ट आपको समझ में आना चाहिए, है ना? बाइनरी बेसिक ऑपरेशन आपको समझ में आना चाहिए, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी और इनवर्स कैसे फाइंड करना होता है। ठीक है, तो उस वाले पार्ट पे आप थोड़ा सा ध्यान देना, है ना? तो इसको करने के लिए आप क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बस ट्राई कर लेना। एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज का, है ना? कौन सा एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, है ना? तो 9 और 10 आप ट्राई करना ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि इनवर्स, आइडेंटिटी वगैरह हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, और 10th वाले में आप ट्राई करना कि आइडेंटिटी फाइंड हो चुका है तो आप इनवर्स भी निकालने का ट्राई करना कि इनवर्स कैसे निकलेगा। ठीक है, तो यहां तक आने के बाद आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और इसमें अब एक्स्ट्रा कुछ भी करने को नहीं है, क्योंकि ये पार्ट है नहीं, तो इसलिए हम इस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, है ना? लेकिन एटलीस्ट आपको एक बेसिक आइडिया मिल चुका है। लेकिन फिर भी आप यहां से जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, इस वाले पार्ट के जो एग्जाम्पल्स हैं उन सारे एग्जाम्पल्स को आप खुद से प्रैक्टिस करना। ठीक है, एक्सरसाइज मत करो, लेकिन एटलीस्ट खुद से आप एग्जाम्पल वाले पार्ट का खुद से प्रैक्टिस करो, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हर एक पार्ट में किस तरीके से आइडेंटिटी वगैरह कैलकुलेट होता है। ठीक है, क्योंकि उसका यूज हमें आगे के चैप्टर में पढ़ने वाला है, तो इसलिए हम उसको वहां पे यूज करना चाह रहे हैं, इसलिए हम ये चीज थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां तक आके आपके पास सब कुछ कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज में। ठीक है, तो 1.4 का बस क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां तक आप कर सकते हो। मिसलेनियस वाले पार्ट में हम लोग आ जाते हैं। मिसलेनियस वाले पार्ट का आप लोग क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हो। ठीक है, सारा पार्ट आप लोग कर चुके हो, है ना? 1-1 और ऑन टू आपके पास है। ठीक है, तो वो वाला पार्ट आप ध्यान से करना, क्योंकि वो पार्ट एग्जाम में आपके पास आने वाला है। ठीक ना, तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें कि कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। तो मिसलेनियस वाले पार्ट में आप क्वेश्चन नंबर 1 to 11 ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बाकी सारा क्वेश्चन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन का है, तो उस वाले पार्ट में हम लोग अभी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 to 11। ठीक है, मिसलेनियस
मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 1 to 11 ये आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये सारा पार्ट आप लोग कंप्लीट कर लेना, तो आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें और कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए हमारे पास नहीं है, इतना पार्ट ही है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप लोग कंप्लीट करो, आपका ये कंप्लीट हो चुका है। और जो आपको शीट मिला था, है ना, प्रैक्टिस शीट मिला है, प्रैक्टिस शीट में आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 10 करने के लिए मिला था, है ना। तो वो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 भी आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। कल क्लास नहीं होगा अब, क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आपके लिए बस प्रैक्टिस के लिए टाइम है ना। उससे प्रैक्टिस शीट से भी मैं टाइम टाइम पे आपको क्वेश्चन नंबर बताता रहूंगा, कौन कौन सा क्वेश्चन आपको करना है। तो उन सब क्वेश्चन को आप देखते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। तो जल्दी से ये एक्सरसाइज कंप्लीट करो, है ना। 1.4 का जो 2-3 क्वेश्चन है वो वाला पार्ट, और मिसलेनियस वाला पार्ट, और प्रैक्टिस शीट जल्दी से कंप्लीट करो। फिर उसके बाद हम लोग कुछ दिन बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो यहां तक आप ट्राई करो, कल क्लास नहीं होगी, है ना। तो फिर हम लोग बाद में जब क्लास स्टार्ट होगा तो फिर मैं उसका आपको बता दूंगा कब से क्लास स्टार्ट होने वाला है। तब तक आपको ये चीजें जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। हर एक दिन में 10-10 क्वेश्चन करके आपको मार्क करता जाऊंगा कि ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। एक दिन फिर हम लोग डिस्कशन के लिए रखेंगे, और फिर हम उसको डिस्कशन करके फिर उसके बाद इसका टेस्ट नेक्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली होगा। तब तक हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री हम लोग स्टार्ट कर देंगे अब, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करो। ओके, चलो बाय।